बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का यूनिट 10 थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम में जो कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो है कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं तो ट्राइंगल की ए बी साइड जो है, चूंकि ये अगर आप देखें तो आपकी लेफ्ट साइड पे ये बी जो है मूव कर रहा है, ए से बी लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो यहाँ दूसरी ट्राइंगल को भी आप देखें, डी से ई जो है ये आपकी लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो इट मीन्स कि ए बी साइड जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है डी ई की। सिमिलरली ए सी जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है दूसरी ट्राइंगल डी एफ की, और बी सी जो है इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ई एफ ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें एंगल बी है, तो दूसरी ट्राइंगल के भी लेफ्ट ही साइड वाला एंगल ई लेना है, तो ये बी और ई आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सिमिलरली सी राइट साइड पे है, तो ये सी और ये एफ ये राइट साइड वाले दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। और इस ट्राइंगल का ए और इस ट्राइंगल का डी आपस में टॉप वाले दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये तो हमारी प्रीवियस डिस्कशन हो गई। आज हम लोग करेंगे थ्योरम 10.1। इस थ्योरम को का दूसरा नाम है कॉन्ग्रेंस थ्योरम, या ए एस ए, या डबल ए एस, यानी एंगल एंगल साइड थ्योरम इसका नाम है। ठीक है। गिवन में हमारे पास थ्योरम में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं गिवन और एक को कहते हैं टू प्रूव। यानी हमने जो स्टेटमेंट होती है थ्योरम की उसी के अंदर से गिवन और टू प्रूफ दोनों को निकालना होता है। आमतौर पे जो पहली वाली स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट जो स्टार्ट जहाँ से होती है और आगे कॉमे तक, आगे आप देखिएगा कि इसके अंदर या कॉमा पड़ा होता है या देन लिखा होता है। इस वाले थ्योरम में कॉमा भी है और देन भी है। तो यहाँ कॉमे तक जो कुछ लिखा होता है रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सारा कुछ लिखा होता है, तो ये सारा गिवन होता है। इसी इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास गिवन आ जाता है, हम गिवन खुद से बना लेते हैं। और कॉमे के बाद वाली जो चीज होती है, देन या कॉमे के बाद जो कुछ लिखा होता है वो हमारा होता है टू प्रूव। तो उसको देख के वो सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास टू प्रूव आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम इस थ्योरम को करेंगे। इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है, हमें दो एंगल्स और एक साइड दी गई है, लिहाजा इसका नाम है एंगल साइड एंगल पास्टुलेट, या कॉन्करेंस थ्योरम कह रहे हैं। ठीक है। तो इस थ्योरम में ये है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी और डी ई एफ, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। दोनों ट्राइंगल्स की दोनों ट्राइंगल्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई है और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ है। तो बी जो है वो ई के बराबर है और सी जो है वो एफ के कॉन्ग्रेंट है। ये सारा कुछ गिवन है। और साथ में उसने कहा है कि वो साइड जिसके ऊपर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं उसका नाम इसने दिया है इंक्लूडेड साइड। तो वो जो इंक्लूडेड साइड है जिसके दोनों वर्टिसेस पे, जिसके दोनों कोनों पे आपके पास एंगल बन रहे हैं, वो वाली साइड जो है दूसरी ट्राइंगल की उसी साइड के कॉन्ग्रेंट है जिसके दोनों वर्टिसेस पे एंगल्स बन रहे हैं। तो इस सारा जो कुछ मैंने बोला है इसकी इसको इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। तो हम ऐसा करते हैं, गिवन में खुद से इसको लिखना शुरू करते हैं कि हम ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया लाइन के दोनों साइड्स पे एरो, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल का नाम लिखते हैं डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनकी हमने लेनी है कॉरेस्पॉन्डेंस। गिवन में हमारे पास ये है कि अगर दो एंगल्स इस ट्राइंगल के इंक्लूडेड साइड वाले, यानी वो साइड जिसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक एंगल बी है और एक एंगल सी है, और इनकी इंक्लूडेड साइड जो है वो बी सी है, तो वो कह रहा है कि ये वाला बी जो है वो एंगल ई के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, जबकि सी वाला एंगल जो है वो एंगल एफ
क्योंकि सी का कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में एंगल एफ है, तो सी जो है वो एफ के बराबर है। तो मैं लिखूंगी एंगल के लिए जो साइन यूज करते हैं वो ये होता है एंगल का साइन। तो मैं ये लिख रही हूँ, पहला इसका पार्ट है एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट विद द ट्राइंगल विद द एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल विच इज एंगल ई। ये पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है कि एंगल सी जो है इट इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास एफ है, और इन दोनों ट्राइंगल्स की दोनों ट्राइंगल्स की इंक्लूडेड साइड, यानी जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल्स आपस में बन रहे हैं, जिन साइड्स के वर्टिसेस पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, इस वाली ए बी सी ट्राइंगल के जो बेस लाइन है वो बी सी उसने कहा है ये कॉन्ग्रेंट है दूसरी वाली ट्राइंगल की जो बेस लाइन है जिसमें एंगल्स बन रहे हैं ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। ये सारी चीज जो यहाँ ऊपर स्टेटमेंट में लिखी हुई है ये सारी गिवन है, जिसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। अब चलते हैं टू प्रूव पे। टू प्रूव हमारे पास है देन से स्टार्ट होता है या कॉमे से स्टार्ट होता है। द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। द ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो हमने ये लिखना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल डी ई एफ। अगर ऐसा हो तो हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक हो गया। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ना काफी है, तो हम ऐसा करते हैं खुद से इस के अंदर कोई स्टेप लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। खुद से हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि उसकी हेल्प से हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकें कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट शो हो जाएं। तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसा करते हैं कि चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, और यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि इसकी जो साइड ए सी है हम सपोज कर लेते हैं कि ये नॉट इक्वल टू डी एफ है। मतलब ये इसके बराबर नहीं है। देखें ए सी की कॉन्ग्रेंट साइड डी एफ जरूर है, लेकिन ये ए सी साइड जो है वो डी एफ के हम ये सपोज कर रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे सपोज साइड ए सी इज, जो ए सी साइड है इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू साइड डी एफ। ठीक है, यानी साइड ए सी जो है वो डी एफ साइड के कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं इस साइड डी एफ के ऊपर ए सी को नाप के एक पॉइंट ले लेते हैं और कहते हैं कि ये पॉइंट डी डैश हमने डी एफ पे एक ऐसा पॉइंट लिया है। हमने ये पॉइंट कैसे लेना है? यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे लेना है कि जो आपके पास ए सी की मेजरमेंट है वो ही मेजरमेंट डी डैश एफ की हो, यानी जिस का ए सी है उसी लेंथ का डी डैश एफ हो। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? टेक अ पॉइंट, हम टेक मींस लेंगे, टेक अ पॉइंट डी डैश कहाँ पे ले रहे हैं, किस लाइन पे ले रहे हैं? डी एफ लाइन पे ले रहे हैं। तो ऑन डी एफ किस तरह से, किस तरह नाप के ले रहे हैं? तो हम लिखेंगे सच दैट, ऐसे हम इस पॉइंट को ले रहे हैं कि सच दैट ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाए डी डैश एफ के। ये स्टेप हमने खुद से किया है। ये वाला स्टेप जो है वो गिवन क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, हमने ये खुद से किया है। अब हम ऐसा करते हैं इस डी डैश को ज्वाइन कर देते हैं इस ई के साथ। ये देखें ये फुल एंगल बन रहा था, ये देखें यहाँ से यहाँ तक डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, लेकिन जब मैं डी डैश को इस ई पॉइंट के साथ मिलाऊंगी तो अब आपके पास ये एंगल दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये एंगल ई नहीं रहा, अब ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, ये जो नई डायग्राम मैंने कंस्ट्रक्शन वाली ट्राइंगल बनी है, ये ट्राइंगल हमारे पास प्रोड्यूस हो गई है जिसका नाम है डी डैश, जिसका नाम है डी डैश ई और एफ। ठीक हो गया। हम यहाँ पे मैं इसको, ये बाकी हिस्से को मैं इसको
वो कर देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे पास अब इन दो ट्राइंगल्स के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं हम अपने स्टेटमेंट्स और रीजन पे चलते हैं। पहले लिखेंगे प्रूफ, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट्स। यहाँ हम अपनी स्टेटमेंट्स देंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी रीजंस लिखेंगे। अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, हमने जो दो ट्राइंगल सेलेक्ट की हैं, पहली ए बी सी ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं दूसरी जो ट्राइंगल है डी डैश ई एफ के साथ। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल है, ये हमने खुद बनाई है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बी सी साइड इसकी भी है और ई एफ साइड इसकी भी है, दोनों की साइड्स बराबर है। बी सी साइड जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट विद ई एफ साइड, और ये वाली चीज हम लोगों ने गिवन में की थी। गिवन में ये देखें, गिवन में लिखा हुआ है कि बी सी जो है ई एफ के बराबर है। थोड़ा सा और गौर करें तो ये वाला जो एंगल है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट विद एंगल एफ। ये वाली चीज भी हमारे पास गिवन में मौजूद है, इसके आगे भी हम गिवन की हेडिंग देंगे। गिवन में ये चीज हम कर चुके हैं। दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, एक एंगल है एक साइड है। तीसरी चीज हम अपनी कंस्ट्रक्शन से लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ये कहा था कि हम डी डैश ऐसे ले रहे हैं कि ए सी की मेजरमेंट जो है वो डी डैश एफ के बराबर आ जाए, यानी ए सी जो है, ये वाला ए सी जो है ये डी डैश एफ के कॉन्ग्रेंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, तो इसको मैं लिखूंगी ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है डी डैश एफ के। ये हमने पॉइंट लिया है कंस्ट्रक्शन या सपोजिशन, दोनों लिख सकते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है ये वाला पॉइंट। अब हम हमारे पास चूंकि दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो गया है, यानी तीन हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बराबर आ चुकी हैं, तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल ए बी सी जो है इट इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल डी डैश ई एफ। और पास्टुलेट क्या लगा है, एक साइड ये दूसरी साइड और ये एंगल, तो हम लिखेंगे पहली वाली ट्राइंगल का साइड एंगल साइड जो है ये कॉन्ग्रेंट है दूसरी वाली ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के साथ। इस पोस्टुलेट के तहत हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल वन की ये जो ए बी सी है इसकी रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स इस ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स के बराबर हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है एंगल बी। हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, हेंस हम लिखेंगे हेंस इस वाली ट्राइंगल का, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल का जो एंगल ई है ये एंगल ई नहीं है बल्कि अब इसका नाम हो गया डी डैश ई एफ। तो हम लिखेंगे एंगल बी जो है ओरिजिनल ट्राइंगल का वो कॉन्ग्रेंट है एंगल डी डैश ई एफ के। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ट्राइंगल्स ऊपर इक्वल कॉन्ग्रेंट शो हो चुकी हैं, तो रिमेनिंग एंगल में एंगल बी बचता था इस साइड का, और इस साइड पे हमने ये कहा कि डी डैश ई एफ उसका नाम दे दिया, डी डैश ई एफ का नाम दे दिया उसको। देखिए हमने गिवन में क्या कहा था, हमने गिवन में कहा था एंगल बी जो है वो तो एंगल ई के बराबर है। अगर मैं इसको लिखूं बट, यहाँ पे लिखेंगे बट, मतलब एक ही एंगल दो एंगल्स के बराबर तो नहीं हो सकता। एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट विद एंगल ई। अब अगर मैं एंगल ई को देखूं तो एंगल ई को सेंटर में मैं ई को रखूंगी, बाकी दोनों मैं साइड पे इसके अल्फाबेट्स कर दूंगी। लिख सकते हैं डी ई एंड एफ। ये जो फुल एंगल है उसका नाम है डी, मैंने लिखा। ई ऑलरेडी मैंने सेंटर में रखा, और एफ इसका मतलब ये है कि सेंटर वाले ई के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बराबर है एंगल बी के। जबकि बी तो हमने जो सपोजिशन की उसके मुताबिक डी डैश ई एफ के बराबर है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, अगर ए जो है वो अगर बी जो है डी डैश ई एफ के बराबर है और बी जो है एट द सेम टाइम डी ई एफ के बराबर भी है, इट मीन्स कि ये वाली साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर हम x को सपोज कर लें कि वो किसी y के बराबर है और फिर x जो है वो किसी z के बराबर भी है, इट मींस के x y और z आपस में इट मींस के y इक्वल्स टू z। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल d डैश ई एफ is congruent with angle DEF।
ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कैसे बराबर हो सकते हैं? यानी अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है। इट मीन्स कि ये डी डैश जो है ये कोई और पॉइंट नहीं है, ये हमने गलत सपोज किया है। एक्चुअली ये डी के ऊपर ही अगर है तो डी के ऊपर ही लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी डैश ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, बराबर है, वो ये जो लाइन है वो डी ई के बराबर है। ठीक हो गया? यानी ये कोई डिफरेंट लाइन नहीं है कि जो हम कह रहे हैं ए सी जो है वो डी डैश एफ के बराबर है। जबकि ए सी जो है चूंकि डी डैश तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। तो हम ये कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए सी जो इसकी ये वाली साइड है, इसको अब मैं दो लाइंस के साथ शो कर रही हूँ और ये पॉइंट खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ डी एफ रह गया। तो हम ये कह रहे हैं कि पहली वाली ट्राइंगल की ए सी साइड जो है वो इस सारा काम करने के बाद कॉन्ग्रुएंट शो हो गई है डी एफ के साथ। ठीक हो गया? अगर ये डी एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो देखिए आपके पास गिवन में ये साइड भी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अगर हमारे पास एक और एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में या तीसरी साइड अगर कॉन्ग्रुएंट आ जाती है तो देखते हैं कैसे दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट शो होंगी। तो हमने अब कॉन्ग्रुएंसी लेनी है, दोबारा इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल के हम दोबारा ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। किस-किस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ले ले रहे हैं? ए बी सी की कॉरेस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं। किसके साथ ले रहे हैं? ओरिजिनल ट्रायंगल जो थी डी ई एफ के साथ ले रहे हैं। तो इसकी जो बेस लाइन थी, बेस लाइन हमारे पास थी बी सी जो कि है कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, ये हमने गिवन में कहा है। तो हम लिखेंगे BC of this triangle is congruent with the side of EF of the other triangle। ये पहला पॉइंट हो गया। ये हमारे पास कहाँ से आया था? गिवन से आया था। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि इसकी जो AC साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है DF साइड के। तो हम लिखेंगे AC साइड जो है दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विद DF साइड। ये हमने अभी रिसेंट यहाँ ऊपर प्रूव किया है। तो इसके आगे लिख देंगे प्रूव्ड। अब अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो तीसरा जो ये एंगल है, एंगल सी भी ले सकते हैं एंगल एफ के, ये गिवन में मौजूद है। एंगल बी भी ले सकते हैं कि एंगल ई के बराबर है। इन दोनों में से जो आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के। देखें यहाँ पे ये भी आपके पास साइड है, देखें ये भी हमारे पास साइड है, ए सी भी हमारे पास साइड है और ये हमारे पास एंगल है। तो अब ये दो साइड्स और एक एंगल चूंकि इस ट्राइंगल का इस वाली ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो हम ये लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी ई एफ। और यही चीज ये देखें टू प्रूव में हमने शो करनी थी कि पहली वाली एबीसी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ। और ये किस पास्टुलेट के तहत ये हुई है? ये जो एस एस ए है तो इसको हम साइड पे रीजन में लिख देंगे। एस ए एस पास्टुलेट इज कॉन्ग्रुएंट विद एस ए एस, यानी फर्स्ट ट्राइंगल का एस ए एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया सेकंड ट्राइंगल के एस ए एस के साथ।